Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 11th of March 2023 and 9th March को इंडियन एक्सप्रेस पब्लिश नहीं हुआ था, इसीलिए एनालिसिस भी नहीं आई थी. First news है hopeful of economic pact this year, says Albanese after talks with Modi. ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज इंडिया आए हुए हैं और इनका ये कहना है कि इकोनॉमिक पैक्ट इस साल साइन हो जाएगा. कौन से इकोनॉमिक पैक्ट की बात की जा रही है? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ECTA साइन किया था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट है और इसीलिए दोनों ही कंट्रीज़ का कहना है कि जल्द से जल्द हम यहाँ पर CECA साइन कर लेंगे. CECA क्या है? तो CECA है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट. इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया फ्राइडे अंडरलाइंड की डिफेंस और सिक्योरिटी की पिलर्स होने वाले हैं दोनों ही कंट्रीज़ के स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप के लिए. तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड अग्रीड टू रैप अप देयर ECTA एज सून एज पॉसिबल, और दोनों ही कंट्रीज़ जल्द से जल्द यहाँ पर कंक्लूड कर लेंगे CECA को, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट. Modi said the economic cooperation and trade agreement has opened up opportunities for trade and investment and teams दोनों ही साइड से काम कर रही हैं on the CECA कि CECA यहाँ पर जल्द से जल्द conclude हो सके. Modi also said that he has conveyed strong concern. किस बारे में strong concern? तो basically जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर हमें वेंडलिज्म देखने को मिला, वायलेंस देखने को मिला इंडियन कम्युनिटी के अगेंस्ट. जो टेम्पल्स हैं ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर हमें वेंडलिज्म देखने को मिला. वेंडलिज्म का मतलब है तोड़फोड़ देखने को मिली. मोदी सेट एल्बनीज एश्योर्ड हिम कि जो सेफ्टी है इंडियन कम्युनिटी की, ये इनकी स्पेशल प्रायोरिटी है. इसके अलावा जो प्रो खालिस्तानी आउटफिट्स ऑस्ट्रेलिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ. मालाबार एक्सरसाइज, तो मालाबार एक्सरसाइज में यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं ये हमने कल भी डिस्कस किया था, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड द US. The Australian PMO said the Prime Ministers welcomed the establishment of a task force to advise the Australia and Indian government कि कैसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया जा सकता है टू एक्सलरेट द रोल आउट ऑफ सोलर PV एंड क्लीन सप्लाई चेन्स. तो दोनों ही कंट्रीज़ यहाँ पर कोलैबोरेट करने वाले हैं इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और जो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन है, सोलर एनर्जी है, तो ये एरियाज ऑफ कोऑपरेशन भी होने वाले हैं विद ऑस्ट्रेलिया. तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के बारे में हमें कल से काफ़ी पॉइंट्स मिल चुके हैं. फर्स्ट पेज पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. यहाँ पर IIP का डेटा आया है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. ये जो डेटा होता है इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा होगा. अगर आपको इसके बारे में पता है देन प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. आगे हम चलते हैं. सऊदी अरेबिया एंड ईरान टू रिवाइव टाइज आफ्टर चाइना प्लेस मीडिएटर, ये हम डिस्कस करेंगे वर्ड पेज पर डिटेल में. इन्फ्लुएंजा वायरस किल्स 2 सेंटर इश्यूज एडवाइजरी, तो यहाँ पर H3N2 की बात की गई है जो कि सब टाइप है इन्फ्लुएंजा A वायरस का. बाकी यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन है कि महाराष्ट्र में कितनी डेथ्स हो गई, अभी तक यहाँ पर कितने केसेस आ चुके हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है. फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ विल बी गवर्नड बाय देयर होम कंट्रीज रूल्स, तो ऑस्ट्रेलिया की डियाकन यूनिवर्सिटी इंडिया में कैंपस खोलने वाली है गिफ्ट सिटी में. तो यहाँ पर कौन से रूल्स इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? तो बेसिकली जो उसके होम कंट्री के रूल्स हैं, जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के रूल्स होंगे, यही यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे. तो ऑस्ट्रेलियाज डियाकन यूनिवर्सिटी इज ऑल सेट टू स्टार्ट इट्स इंडिया कैंपस फ्रॉम गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इन गांधीनगर. A year before polls, ओडिशा अनवील्स ₹500 करोड़ स्कीम फॉर ट्राइबल्स. तो बस आपको इस स्कीम का नाम पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट की स्कीम है. इसका नाम है जनजाति जीविका मिशन. जनजाति जीविका मिशन, जो कि यहाँ पर ओडिशा की स्कीम है. नेक्स्ट है रूल्स ऑफ क्रिप्टो. गवर्नमेंट्स मूव इज इन लाइन विद पॉलिसी मेकर्स ग्लोबली. इट मस्ट अर्जेंटली डिसाइड ऑन अ फुल टाइम रेगुलेटर फॉर दिस सेक्टर. तो यहाँ पर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात की गई है. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेकर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी कंट्रोल को और ज़्यादा टाइटन किया है. अकॉर्डिंग टू अ गेजेट नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो भी यहाँ पर होस्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में, तो ये भी PMLA के एम्बिट में आएगा. PMLA क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. इसका मतलब ये है कि अगर क्रिप्टो करेंसीज और फियाट करेंसी में ट्रेडिंग हो रही है, या तो अमंग क्रिप्टो करेंसीज ट्रेडिंग हो रही है, या और सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, तो इसको यहाँ पर ED इन्वेस्टिगेट कर सकती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट कर सकता है. अप्रैल 2022 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 30% इनकम टैक्स ऑन गेन्स मेड फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज, और 1% यहाँ पर TDS भी कटता है.
द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस रेगुलेशन इज दैट कि गवर्नमेंट ने अभी तक यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया है क्रिप्टो करेंसीज को एज करेंसीज। गवर्नमेंट अभी इसको एसेट ही कह रही है, इसको यहाँ पर करेंसी की तरह एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस रेगुलेशन इज ऑफ द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू नॉट एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसीज एज करेंसीज। तो इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी को अभी तक रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है टू रेगुलेटेड करेंसीज। द फंडामेंटल एम बिहाइंड क्रिप्टो करेंसीज एंड देयर अट्रैक्टिवनेस इज दैट कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज जो हैं ये फाइनेंशियल सिस्टम को बाईपास करती हैं और एग्जिस्टिंग रेगुलेशन को बाईपास करती हैं। इनको ट्रेस नहीं किया जा सकता है, इनको कन्फिस्केट नहीं किया जा सकता है, इनको गवर्नमेंट फ्रीज नहीं कर सकती है। वॉट मेक्स देम इफेक्टिव इन डूइंग दिस इज दैट ये यहाँ पर एनोनिमस होती हैं, इंटरनेट के ऊपर काम करती हैं और किसी भी फिजिकल बॉर्डर से ये बाधित नहीं होती हैं। बट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो थ्रो अप सेवरल रिस्क फॉर एनी इकॉनमी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एनोनिमिटी है, इसको आप ट्रेस नहीं कर सकते हो, तो इसका यूज़ यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए भी हो सकता है, टेररिज्म के लिए भी हो सकता है, टेरर फंडिंग के लिए इसका यूज़ हो सकता है। Anti money laundering and combating the financing of terrorism rules etc. Each of these gaps increases the chances of cryptocurrencies जिसका यूज़ किया जा सकता है रेंज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर्स के लिए। इफेक्टिव रेगुलेशन है नहीं तो देयर इज एन इवन बिगर इशू एट हैंड और ये है मॉनेटरी सॉवरेनिटी का। फॉर एग्जांपल मार्केट में अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो आरबीआई मनी सप्लाई को कम कर देता है। ऐसे ही अगर यहाँ पर डिफ्लेशन होता है तो आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देता है रेपो रेट को कम करके। तो ये सब करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी होगी। तो सिंस सच प्राइवेट करेंसीज आर ऑफन पैक्ड टू द यूएस डॉलर विद ग्रेटर यूज दे नॉट ओनली रिप्लेस द इंडियन रुपी बल्कि हमें डॉलराइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी देखने को मिलेगा इवन एज द मॉनेटरी एंड फिस्कल अथॉरिटीज लूज कंट्रोल। गवर्नमेंट का ये कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर हमें यहाँ पर एक ग्लोबल आर्किटेक्चर की ज़रूरत है, ग्लोबल रेगुलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं ये फिजिकल बॉर्डर से बाधित तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पर एक अकेला कंट्रीज को रेगुलेट नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट्स मूव इज इन लाइन विद मोस्ट रेगुलेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स ग्लोबली। फॉर अ while now the IMF has been urging a global architecture for effective regulation of such assets as they can't be contained by neat geographic divisions। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज़ के ऊपर लिखा गया है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट में यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई थी, डिवॉल्यूशन ऑफ पावर्स की बात की गई थी, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा यूपीएससी के लिए रेलिवेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो इंडियन डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस नेवर रियली हैड अ कमिटमेंट टू डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये पॉइंट्स तो आप वैसे भी मेंशन नहीं कर सकते कि यहाँ पर इंडियन डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंस से ही कमिटेड नहीं थी डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ओल्ड फ्रेंड्स इन न्यू टाइम्स। तो यहाँ पर इंडिया स्वीडन की बात की गई है, 75 ईयर्स ऑफ बाईलेटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड स्वीडन। तो इंडिया और स्वीडन कौन से एरियाज में कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं? तो इनोवेशन, ग्रीन ट्रांजिशन, एनर्जी, हेल्थ, इंडस्ट्री पॉलिसी एंड मोर। फिर यहाँ पर स्वीडिश कंपनीज की बात की गई है जो कि इंडिया में है, फॉर एग्जांपल एरिक्सन, वॉल्वो। दोनों ही कंट्रीज़ की जो पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है। स्वीडन एंड इंडिया हैव डेवलप्ड नेशनल वेल्थ थ्रू इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। और दोनों ही कंट्रीज़ का ये कहना है कि इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। दूसरे दोनों ही कंट्रीज़ मानते हैं कि ग्रीन और सस्टेनेबल को फीचर बिलोंग करता है। तो दोनों ही कंट्रीज़ यहाँ पर कोऑपरेशन कर रहे हैं कि कैसे हम डीकार्बनाइजेशन करें। ठीक है, तो डीकार्बोनाइजेशन को लेकर दोनों ही कंट्रीज फोकस कर रहे हैं। और स्वीडन का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। द न्यू प्रेसिडेंट, तो नेपाल के जो नए प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अभी और ज़्यादा हमें आने वाले समय में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी नेपाल में। तो नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अ सम अप ऑफ आइडियाज़, तो यहाँ पर ऑथर ने क्या बताया है? तो बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि नेचुरल डिज़ास्टर एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम कंट्रोल तो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें नेचुरल डिज़ास्टर के लिए तैयार रहना पड़ेगा, हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो प्रिपेयर रहने के लिए हमें बहुत सारे आइडियाज़ की ज़रूरत है कि हम नेचुरल डिज़ास्टर के लिए कैसे प्रिपेयर रह सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि नेचुरल डिज़ास्टर को लेकर काम कर रहे हैं। तो इन जो सारे स्टार्टअप्स का आइडिया है इसको यहाँ पर हमें कंबाइन करने की ज़रूरत है। तो अ सम अप ऑफ आइडियाज, अ बंडलिंग टुगेदर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्टअप्स अंडर G20 स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप कुड हेल्प टैकल द ग्लोबल चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो नेचुरल डिजास्टर्स आर अमंग सच डिजास्टर्स जिनको कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ क्लियर फ्रॉम द रिगरस वर्क ऑफ मैनी साइंटिस्ट टुडे दैट कि आने वाले समय में जो यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी है और ज़्यादा इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल हमें और ज़्यादा फ्लड्स देखने को मिलेंगे, हमें और ज़्यादा ड्रॉट्स देखने को मिलेगा।
Globally, natural disasters are on the rise. Even if we limit our analysis to only those events with 10 or more deaths, 100 or more people affected, injured, homeless, declaration of a state of countrywide emergency, तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग पैटर्न देखने को मिलता है। जो फाओ की रिपोर्ट है द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स एंड क्राइसिस ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, इससे हमें ये पता चला है कि 2021 shows that there were 360 such events per year in the 2010s compared to just over 100 in 1980s and 1970s में ये कुछ 90 हुआ करते थे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लाइमेट वेदर एंड हाइड्रोलॉजी रिलेटेड डिजास्टर्स ये भी यहाँ पर इंक्रीज हुई है। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है फॉरेस्ट फायर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कैलिफोर्निया, इंडिया में हमें हीट वेव्स देखने को मिले, फ्लड्स ऑफ साउथ सूडान एंड पाकिस्तान। तो हर कंट्री में हमें यहाँ पर इन डिजास्टर का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है कि आइडियाज़ जो हैं, आइडियाज़ को हम कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्टिकुलर आइडिया दूसरे आइडिया के साथ शेयर किया जाएगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक नया आइडिया ऐड ही होगा। तो व्हाट if we had some of startups globally that work on some aspect of managing natural disasters, would we all be better off? There is no definition of a sum up, so let us clarify कि यहाँ पर ऑथर का क्या मीनिंग है। ऑथर का बेसिकली ये मीनिंग है कि जो भी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्टअप्स है उनका यहाँ पर सम अप होना चाहिए, उनके आइडियाज़ का यहाँ पर सम अप होना चाहिए। फिर यहाँ पर ऑथर ने बहुत सारे स्टार्टअप्स के बारे में बताया है। फॉर एग्जाम्पल सर्ड ए आर ने यहाँ पर एक ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन बनाया है जो कि डिज़ास्टर प्रिवेंशन ड्रिल्स प्रोवाइड करता है, लोगों को प्रिपेयर करता है कि अगर यहाँ पर कोई डिज़ास्टर आए तो कैसे इवैक्यूएशन होगा, कैसे अल्ट्रा रियलिस्टिक सेटिंग्स में यहाँ पर रिएक्शन होना चाहिए लोगों का। द एप्लीकेशन कैन सिमुलेट डाइवर्स काइंड्स ऑफ डिजास्टर, सुनामी कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक, फ्लडिंग, रिवर्स। तो बेसिकली यहाँ पर ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन है। इसके अलावा यहाँ पर एक और स्टार्टअप की बात की गई, वन कंसर्न। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है, सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया गया है टू डेवलप सेस्मिक एंड फ्लड टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम प्रेडिक्शन। इमरजेंसी रिस्पांस, यहाँ पर एक इंडियन स्टार्टअप की बात की गई है, गरुण एरोस्पेस। तो ये जो गरुण एरोस्पेस है इसका डिप्लॉयमेंट किया गया था इन टर्की, और बेसिकली ये यहाँ पर जो ट्रैप्ड विक्टिम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया गया। फिर यहाँ पर IoT का यूज़ हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ हो रहा है। ऑफ कोर्स नॉट ऑल आइडियाज़ एड अप, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो स्टार्टअप्स होते हैं एक दूसरे के कॉम्पिटिशन भी तो होते हैं, तो समटाइम्स माई आइडिया कैन हर्ट योर आइडिया एंड वाइस वर्सा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप में ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ नॉट टू से दैट कि हेल्दी कॉम्पिटिशन नहीं हो आइडियाज़ के बीच में, हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, दैट ऑफ कोर्स इज नेचुरल, बट सम अप्स शुड नॉट हैव द सोल्यूशन ऑफ one startup being negated by that of other, nor should they include startups जो कि एक जगह तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो लेकिन दूसरी जगह यहाँ पर एक और प्रॉब्लम को क्रिएट कर दे रहे हो। एज अ स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप टेक्स ऑफ, दिस इज़ वन वे कि हम कैसे SDG को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट क्राई फॉर डेमोक्रेसी। तो ये आर्टिकल क्यों लिखा गया है, तो बेसिकली यहाँ पर राहुल गांधी ने यहाँ पर इंडिया की डेमोक्रेसी को लेकर कह दिया कि इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिसेंट को दबाया जाता है। तो इफ़ सम लेमेंट दैट इंडियाज़ डेमोक्रेसी इज़ इन डेंजर, इट कुड बी बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन ओवर देयर पॉलिटिकल फेलियर्स और ड्यू टू अ फ्यूडल माइंडसेट। तो ये आर्टिकल आपको देखकर लग रहा है कि इसकी काफ़ी पॉलिटिकल टोन होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं होती, इंडिया की डेमोक्रेसी में भी फ्लॉज हैं, लेकिन हम उन फ्लॉज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन, नो बडी कैन क्लेम कि उनकी डेमोक्रेसी यहाँ पर परफेक्ट हो चुकी है। लाइक अदर डेमोक्रेसीज इट टू हैज़ इट्स फ्लॉज, और इंडिया की डेमोक्रेसी में भी हमें फ्लॉज देखने को मिलते हैं, लेकिन हम इन फ्लॉज को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू सम मेंबर्स एक्सप्रेस्ड सिमिलर एप्रीहेंशंस, जब यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात आई, क्योंकि यहाँ पर लोगों का ये मानना था कि जो इंडिया के लोग हैं ये लिटरेट तो है नहीं, तो बेसिकली इनको यहाँ पर वोट देने का अधिकार क्यों देने की ज़रूरत है। जो लोग यहाँ पर एजुकेटेड हैं सिर्फ उनके पास ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो इस समय जो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने ये कहा था कि इंडिया के लोग लिटरेट ना हो, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इंडिया के लोगों को ये पता है कि उनके इंटरेस्ट में कौन काम करेगा, तो बेसिकली उनके पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए। दे आर नॉट लिटरेट एंड डू नॉट पॉजेस द मैकेनिकल स्किल कि लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, बट आई हैव नो डाउट इन माई माइंड दैट दे आर एबल टू टेक मेजर ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट एंड ऑल्सो ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एट लार्ज इफ थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड टू देम। फिर यहाँ पर ये कहा गया
जैसे ये कहा जाता है कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी बेसिकली यहाँ पर वेस्ट मिनिस्टर स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी है, जिस तरीके से यहाँ पर ब्रिटेन में है। लेकिन एक्चुअली अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स बहुत पहले से इंडिया में एग्जिस्ट किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिस्ट भिक्षु संघास, यहाँ पर आपको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स मिल जाएंगे। और अगर यहाँ पर बुद्धिस्ट भिक्षु संघास में पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स थे, इसका मतलब ये है कि उस समय जो पॉलिटिकल असेंबलीज हुआ करती थी वहाँ पर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स होंगे, तभी इन्होंने यहाँ पर अडॉप्ट किए होंगे। तो अ स्टडी ऑफ द बुद्धिस्ट भिक्षु संघास discloses that not only there were parliaments for the sanghas were nothing but parliaments, but the sanghas knew and observed all the rules of parliamentary procedure known to modern times. Although these rules of parliamentary procedure were applied by the Buddha to the meetings of the sanghas, he must have borrowed them from the rules of the political assemblies जो कि उस समय कंट्री में फंक्शन कर रही होंगी। तो इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा पुरानी है। फिर ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर क्या स्टेप्स ले रहा है डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इलेक्शंस को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। फिर यहाँ पर जुडिशरी की बात की गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एनजेक लेकर आया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि जो एनजेक है इसकी वजह से यहाँ पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस अंडरमाइन होगी, तो एनजेक को यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। मैनी एमिनेंट जूरिस्ट एग्री विद द पॉलिटिकल व्यू कि जो कलेजियम सिस्टम है इसको यहाँ पर रिप्लेस करना चाहिए और एक नए बैलेंस सिस्टम को लेकर आना चाहिए। डिसएग्रीमेंट्स ओवर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू टू डिले द री इंट्रोडक्शन ऑफ एनजेक। लेकिन यही तो यहाँ पर एविडेंस है कि इंडिया की डेमोक्रेसी कितनी ज़्यादा वाइब्रेंट और स्ट्रांग है। कुछ यहाँ पर इंटरनेशनल एजेंसी ज़रूर रैंकिंग करती हैं और इंडिया को एक अथॉरिटेरियन कंट्री बताती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अ लाइट हैज़ गॉन आउट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। रीथिंक ऑन सेफ हार्बर इन डिजिटल इंडिया बिल, ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि सेफ हार्बर क्या होता है। सेफ हार्बर एक तरीके की लीगल इम्यूनिटी होती है जो कि ऑनलाइन इंटरमीडियरीज को दी जाती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई यूज़र कोई कंटेंट पोस्ट करता है तो इसके लिए जो यहाँ पर इंटरमीडियरी है ये लायबल नहीं होगा, क्योंकि जो इंटरमीडियरी है ये सिर्फ यहाँ पर कंटेंट को होस्ट कर रहा है, ये कंटेंट को ओन नहीं करता है। इसीलिए जो ऑनलाइन इंटरमीडियरीज हैं इनको यहाँ पर लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन ये लीगल इम्यूनिटी इनको तब तक ही मिलती है जब तक ये ड्यू डिलिजेंस को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई कंटेंट है जो कि किसी लॉ को वायलेट करता है और गवर्नमेंट ने ऑनलाइन इंटरमीडियरी से ये कहा है कि आपको इस कंटेंट को रिमूव करना है, तो ऑनलाइन इंटरमीडियरी को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनको जो ये सेफ हार्बर का स्टेटस दिया गया है ये इनसे वापस भी लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने यहाँ पर ट्विटर से कहा था कि अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट की बात नहीं मानोगे, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट यहाँ पर कंटेंट को टेक डाउन करने की बात कर रही है और आप यहाँ पर नहीं टेक डाउन करोगे तो हम आपसे आपका सेफ हार्बर स्टेटस ले लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, जो यहाँ पर ऑनलाइन इंटरमीडियरीज को सेफ हार्बर स्टेटस दिया गया है ये क्या सबको देने की ज़रूरत है? क्योंकि ये जब सेफ हार्बर स्टेटस दिया गया था उस समय जो यहाँ पर इंटरनेट था वो बहुत डिफरेंट हुआ करता था आज के इंटरनेट से। द डिजिटल इंडिया बिल इज द प्रपोज्ड सक्सेसर टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। एट प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज द कोर फ्रेमवर्क जो कि रेगुलेट करता है इंटरनेट के ऊपर जो भी एंटिटीज़ हैं। द लॉ नीड्स एन अपडेट क्योंकि इसको उस समय के इंटरनेट एरा के द्वारा फ्रेम किया गया था जब इंटरनेट बहुत डिफरेंट था जिस तरीके से आज का इंटरनेट है। द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजिटल इंडिया बिल ये है कि सेफ इंटरनेट को यहाँ पर इंश्योर करना है और ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो सके। फिर यहाँ पर सेफ हार्बर की बात बताई गई है जो कि मैंने आपको बता दिया कि जो ऑनलाइन इंटरमीडियरीज हैं इनको यहाँ पर लीगल इम्यूनिटी दी जाती है अगेंस्ट कंटेंट जो कि यहाँ पर यूज़र पोस्ट करते हैं एज लॉन्ग एज कंडीशन ये है कि यहाँ पर इनको ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट कह रही है कि आपको कंटेंट को सेंसर करना है तो उनको यहाँ पर सेंसर करना पड़ेगा। अगर कोर्ट्स कह रही है कि आपको यहाँ पर कंटेंट को रिमूव करना है तो उनको यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट है द संघ्स एनुअल मीट, इंपॉर्टेंट नहीं है, आरएसएस की एनुअल मीट के बारे में है। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया विच स्टेट्स रीजन्स आर मोस्ट वल्नरेबल। तो यहाँ पर लैंडस्लाइड की बात की गई है। स्टेटमेंट ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया 2022 जिसको कि रिलीज किया गया है बाय द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। स्टेटमेंट ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया 2022 रिलीज्ड बाय द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। विद अ स्टेडी राइज इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में हमें बहुत ज़्यादा इस राइज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हैवी रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड होती है। तो इसरो ने यहाँ पर रिलीज़ किए है लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया और यहाँ पर लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। लैंडस्लाइड किस वजह से होता है? फॉर एग्जांपल सडन मूवमेंट ऑफ रॉक या तो
बोल्डर्स, अर्थ और डेब्री डाउन अ स्लोप, तो उसको यहाँ पर लैंडस्लाइड कहते हैं। नेचुरल कॉजेज जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो सकता है, तो हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक्स, स्नो मेल्टिंग एंड अंडर कटिंग ऑफ स्लोप्स ड्यू टू फ्लडिंग। लैंडस्लाइड्स यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से भी हो सकता है, बेसिकली यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी से भी हो सकता है, जैसे कि एक्सकेवेशन या तो कटिंग ऑफ हिल्स एंड ट्रीज, या तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है फ्रेजाइल जोन में, या तो ओवर ग्रेजिंग हो रही है बाई कैटल। तो ये कुछ एंथ्रोपोजेनिक रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है। लैंडस्लाइड्स को कैसे मैप किया जाता है, तो इसरोज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद हैज क्रिएटेड अ डेटाबेस ऑफ लैंडस्लाइड प्रोन रीजन्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन इवेंट्स ड्यूरिंग 1998 टू 2022। तो इंडिया कितना प्रोन है लैंडस्लाइड्स के, अगर हम लैंडस्लाइड्स देखें तो इंडिया इज अमंग द टॉप 5 लैंडस्लाइड्स प्रोन कंट्रीज ग्लोबली, वेयर एटलीस्ट 1 डेथ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर इज रिपोर्टेड कि ये यहाँ पर लैंडस्लाइड इवेंट की वजह से हुई है। इसका रीज़न क्या है कि इंडिया इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड प्रोन क्यों है, तो इसका रीज़न है रेनफॉल वेरिएबिलिटी पैटर्न। हिमालय और वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं लैंडस्लाइड्स को लेकर। अगर हम यहाँ पर स्नो कवर्ड एरियाज़ को एक्सक्लूड कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली जो 12.6% इंडिया का जोग्राफिकल लैंड एरिया है ये प्रोन है टू landslides. Nearly half the country's landslides prone area is located in the states of Assam, Arunachal Pradesh, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Tripura, Nagaland. Uttarakhand, Kerala, Jammu and Kashmir, Mizoram, Tripura, Nagaland and Arunachal Pradesh reported the highest number of landslides during 1998 to 2022. Mizoram topped the list और पिछले 25 सालों में यहाँ पर 12,000 लैंडस्लाइड के इवेंट्स हुए हैं, ऑफ विच 8,000 तो सिर्फ 2017 में ही रिकॉर्ड किए गए हैं। और ऐसी ही सिचुएशन हमें उत्तराखंड और केरला से भी इमर्ज होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट है लेंडर टू सम ऑफ टेक्स बिग नेम सिलिकॉन वैली बैंक शट्स आफ्टर क्राइसिस। तो 2008 की क्राइसिस हुई थी और उसके बाद ये बैंक यहाँ पर शट डाउन हो चुका है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है, तो फॉर एग्जाम्पल ईजी मनी पॉलिसी होती है, ईजी मनी है तो उसकी वजह से बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। तो बैंक्स ने यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया और उसके बाद अगर हमें इंटरेस्ट रेट में स्पाइक देखने को मिलता है तो हम देखते हैं कि जो बॉन्ड्स है उसका सेल ऑफ होता है। तो बॉन्ड्स का अगर सेल ऑफ होता है इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर पोटेंशियल लॉसेज हो रहे हैं ये एक्चुअली बैंक्स को हैं जिन्होंने इन बॉन्ड्स को होल्ड कर रखा है। तो बैंक्स टिपिकली इन्वेस्ट हेवली इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स जब यहाँ पर ईजी मनी पॉलिसी होती है, इन पर्टिकुलर जो कि उनकी होम कंट्री के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की कोई बैंक है तो अमेरिका के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करिए। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट में एक स्पाइक होता है तो बॉन्ड्स का हमें सेल ऑफ देखने को मिलता है और जिसकी वजह से बैंक्स को यहाँ पर पोटेंशियल लॉसेज होते हैं उन सिक्योरिटीज़ पर जो कि इन्होंने होल्ड कर रखा होता है। What the amended PMLA rules mean for NGOs and PEPs? PEPs क्या है हमने डिस्कस किया था, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनस, और पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनस को डिफाइन भी किया गया है अंडर PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो सबसे पहले ये कहा गया कि जो NGOs हैं इनके रिगार्डिंग ज़्यादा डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। इट हैज़ इनकॉर्पोरेटेड मोर डिस्क्लोजर्स फॉर NGOs बाई रिपोर्टिंग एंटिटीज़ जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग कंपनीज और इंटरमीडियरीज। तो NGOs को लेकर यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इन एडिशन इसने यहाँ पर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनस को भी डिफाइन किया है अंडर द PMLA। अब ये चेंजेस क्या इम्प्लाई करते हैं, तो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन कौन होता है, एज इंडिविजुअल्स जिसको कि यहाँ पर एंट्रस्ट किया गया है विद प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शंस बाय अ फॉरेन कंट्री इंक्लूडिंग द हेड्स ऑफ द स्टेट्स और गवर्नमेंट्स, सीनियर पॉलिटिशियन, सीनियर गवर्नमेंट और जुडिशियल और मिलिट्री ऑफिसर्स। इसके अलावा ये जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं इनको रजिस्टर करना पड़ेगा डिटेल्स ऑफ द क्लाइंट। अगर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पर, तो नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर। आगे चलते हैं हम। ईरान एंड सऊदी अरेबिया एग्री टू रिवाइव डिप्लोमेटिक टाइज विद हेल्प फ्रॉम चाइना। अब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर मिडिल ईस्ट की बात करें तो ईरान एक शिया कंट्री है, सऊदी अरेबिया एक सुन्नी कंट्री है। 2016 में क्या होता है, जो सऊदी है ये एक शिया जो क्लरिक होते हैं उनको एग्जीक्यूट कर देता है, जिसकी वजह से हमें ईरान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं कि सऊदी ने ऐसे कैसे यहाँ पर शिया इंसान को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो ईरान और सऊदी के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया बेसिकली यहाँ पर US का एलाई कंट्री कंसिडर किया जाता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सऊदी जो है ये US से दूर होता जा रहा है। जो सऊदी है इसका यूज़ यहाँ पर US करता था ईरान को काउंटर करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर सऊदी और ईरान के ही रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, तो सऊदी का यूज़ कैसे करेगा US ईरान को काउंटर करने के लिए, ये यहाँ पर देखने वाली बात है। और हमें ये समझ आ रहा है कि जो चाइना है इसका फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है मिडिल ईस्ट में। तो जो यहाँ पर US की पोजीशन थी मिडिल ईस्ट में ये कहीं ना कहीं चाइना ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है।
तो ईरान एंड सऊदी अरेबिया अग्रीड फ्राइडे टू रीस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड रीओपन एम्बेसीज आफ्टर 7 years ऑफ टेंशंस। तो बेसिकली 2016 में जो यहाँ पर सऊदी ने एग्जीक्यूट करवा दिया था एक शिया के क्लेरिक को। द डील स्ट्रक in Beijing this week represents a major diplomatic victory for the Chinese as Gulf Arab states perceive the US slowly withdrawing from the wider West Asian region। अब इसकी वजह से यहाँ पर सऊदी और ईरान जो है इनके रिलेशंस इंप्रूव होंगे। जो सऊदी है इसको एक यूएस के क्लोज पार्टनर की तरह देखा जाता है और जो ईरान है ये यूएस का एक तरीके का दुश्मन ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूएस जो है ये JCPOA से बाहर आकर ईरान के ऊपर इतने ज़्यादा हैवी सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो विद ईरान अ लॉन्ग टाइम फो दैट यूएस एंड एलाइज कंसिडर अ थ्रेट, और यहाँ पर सऊदी का यूज़ किया जाता था ईरान को काउंटर करने के लिए। तेहरान हैज़ अक्यूज्ड द सऊदीज ऑफ बैकिंग द IS, और यहाँ पर सऊदी का ये कहना था कि जो ईरान है ये मिलिशियास को सपोर्ट करता है। तो ये सब पहले चल रहा था। अभी दोनों ही कंट्रीज़ का मानना ये है कि हम अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करेंगे। चाइना का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली चाइना जो है ये अपने फुटप्रिंट को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है मिडिल ईस्ट में। बेजिंग मेंटेन्स टाइज विद बोथ कंट्रीज एंड द ब्रेक थ्रू हाईलाइट्स इट्स ग्रोइंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्लाउड इन द रीजन विच हैज़ लॉन्ग बीन शेप्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द US। तो US का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं हमें कम होता हुआ दिख रहा है। Pitted against none, she voted president for rare third term। तो बेसिकली यहाँ पर जो शी जिनपिंग है ये थर्ड टर्म इनको मिल चुका है प्रेसिडेंट का। शी जिनपिंग सिक्योर्ड अ प्रेसिडेंट ब्रेकिंग थर्ड टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर शी की बात करें तो इन्होंने बहुत ऑथोरिटेरियन पाथ लिया है जब से इन्होंने यहाँ पर कंट्रोल लिया था 10 साल पहले। एंड ही एक्सटेंड्स हिज टेन्योर फॉर अनदर 5 year टर्म अमिड इंक्रीजिंगली एडवर्सेरियल रिलेशंस विद द US। फिर यहाँ पर बात की गई है कि इन्होंने 2018 में प्रेसिडेंशियल लिमिट को रिमूव कर दिया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर पर्सन था ये 2 बार तक ही प्रेसिडेंट बन सकता था, तो इन्होंने इस लिमिट को रिमूव करके अभी ये तीसरी बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं। नेक्स्ट एक गनमैन किल्स 7 एट जर्मन प्रेयर हॉल। तो यहाँ पर बात की गई है जेहोवाज विटनेसेस। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल क्रिश्चियन डिनोमिनेशन जिसको कि US में फाउंड किया गया था और इसकी प्रेजेंस जर्मनी में भी है। तो यहाँ पर ही किलिंग हुई है इसीलिए न्यूज़ में है। तो बस थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन एड मी टू द ग्रुप चैट्स। वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI to the mentioned UPI ID and then you have to send payment proof along with the telegram user ID to the mentioned email ID and ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। सेकेंड प्रोग्राम है रिवीजन सीरीज जिसमें लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस पर्टिकुलर मेल ID पर मेल करके। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छी लगती है तो आप यहाँ पर लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।